हेलो बीएससी के कमांडोज। तो इस लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंगिक जनन को पढ़ लिया था, बैक्टीरिया में होने वाले लैंगिक जनन को पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। क्या है? बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। 2011 में 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था। 2011 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था और उसके साथ ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये था बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व को समझाइए, और साथ में था माइकोप्लाज्मा की हानिकारक गतिविधियों को भी लिखिए। यानी कि माइकोप्लाज्मा की जो हानिकारक गतिविधियां थी, अपन ने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा कौन कौन से रोग पैदा करता है, तो वहाँ पर पादप रोग, जंतु रोग और मनुष्य में होने वाले रोगों को लिखा था। तो यहाँ पर क्या करना था, बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व लिखते हुए माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोगों को लिखना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था 2011 में। और इसी के साथ 2015 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बैक्टीरिया में आर्थिक महत्व को लिखना था। बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व से संबंधित 2015 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखी है। तो यहाँ पर अपन बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वैसे आपने सीनियर सेकेंडरी के अंदर भी बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व पढ़ लिया होगा। तो सामान्य सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ दिमाग वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है। ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है उसके आर्थिक महत्व को अपन यहाँ पर इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया का जो महत्व होता है, इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस की अब अपन जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया लाभदायक गतिविधियाँ तो करता ही है, साथ के साथ इसकी हानिकारक गतिविधियाँ भी होती है। यानी कि इसके पास लाभदायक प्रॉपर्टीज तो है ही सही, यानी कि यूजफुल एक्टिविटीज तो दर्शाता है, लेकिन साथ ही के साथ ये हानिकारक भी होता है। क्या होता है? ये हार्मफुल भी होता है। और हार्मफुल एक्टिविटीज यानी कि हानिकारक गतिविधियां भी दर्शाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या क्या गतिविधियां इसकी लाभदायक होती है, यानी कि अच्छा काम कौन कौन सा अच्छे काम बैक्टीरिया करता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की लाभदायक गतिविधियों की। तो सबसे पहले इसके औद्योगिक महत्व को समझ लेते हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो इसका औद्योगिक महत्व अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले डेयरी उद्योग में क्या काम आता है बैक्टीरिया, तो डेयरी उद्योग में दूध से दही और पनीर बनाने में काम में लिया जाता है। दूध से दही और पनीर को बनाया जाता है ना, दूध से, तो उसके काम आता है ये बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो क्या होता है कि दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आपको पता होगा डाइसैकेराइड होती है। लैक्टोज शर्करा क्या होती है? डाइसैकेराइड, जो कि 2 ग्लूकोज इकाइयों यानी कि 2 ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर जो लैक्टोज शर्करा होती है दूध के अंदर पाई जाती है, इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या फिर अपन दूसरा बैक्टीरिया भी काम में ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है ना। ये क्या कर देता है, इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनता है, अम्ल बनता है, दूध फटेगा ना, तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है। इसके जो वसीय पदार्थ होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, और जल, जो दूध के अंदर जो जल था वो भी पृथक हो जाता है। दूध का फटना कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब दूध से जल अलग हो जाए, यानी कि दूध के वसीय पदार्थ अलग हो जाए, प्रोटीन्स वगैरह, और जल अलग हो जाए, तो ये प्रक्रिया दूध का फटना कहलाती है। अब जब ये फट जाता है दूध, तो इसमें से वसीय पदार्थों को निथार लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं वसीय पदार्थों को, और यहाँ पर क्या बना लेते हैं उसके द्वारा? दही या पनीर बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दही और पनीर का निर्माण किया जाता है डेयरी उद्योग में। ठीक है। तो ये औद्योगिक महत्व हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चर्म शोधन यानी कि टैनिंग की प्रोसेस में। होता क्या है, विभिन्न प्रकार के जो पशु होते हैं, जो केटल्स होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, उनसे चमड़ा यानी कि लेदर प्राप्त की जाती है, चमड़ा प्राप्त किया जाता है। और उस चमड़े के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, उपयोगी वस्तुएं, मनुष्य के लिए काम में आने वाली जो वस्तुएं होती है वो बनाई जाती है। अब क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती है? चमड़े के बेल्ट आते हैं, जूते आते हैं, शूज आते हैं, आते कि नहीं आते? इसके अलावा
पर्स है, ठीक है ना, घड़ियों की जो घड़ी होती है ना उसका जो ये बेल्ट होती है घड़ी की वो बनाई जाती है चमड़े की। इसके अलावा चमड़े के कोट आते हैं, ठीक है ना, जैकेट्स वगैरह आती है चमड़े की, वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर चर्म शोधन कैसे होता है, इस चमड़े को अपन कैसे प्राप्त करते हैं, तो बैक्टीरिया का लाभदायक महत्व क्या है इसमें, तो होता ये है कि जब किसी जो पशु होता है ना उससे जब अपन ने चमड़ा प्राप्त किया तो उसमें उस पशु के बाल वगैरह रहते हैं, रोम बहुत सारे रहते हैं। इसके साथ ही वसीय पदार्थों की परत भी पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है उस एनिमल्स की, यानी कि वसीय पदार्थ वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि मांस वगैरह वहाँ पर लगा होता है, ठीक है ना, किस पर, चमड़े पर। तो कुछ मांस की परतें वगैरह उस चमड़े पर लगी होती है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया के माध्यम से उस मांस को या वसीय पदार्थों को और रोम को, इनको क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया जब उन पर लग जाएगा तो वहाँ से क्या प्राप्त करेगा, वो अपना पोषण प्राप्त करेगा, और पोषण प्राप्त करेगा तो उस चमड़े से, उस स्किन से क्या हटा देगा, उस स्किन से वो मांस के टुकड़े, जो छोटे छोटे टुकड़े थे उस पर लगे हुए और जो रोम थे वो वहाँ से समाप्त हो जाएंगे और हमें एक अच्छा चमड़ा मिल जाएगा जिस पर किसी भी प्रकार के वसीय पदार्थ, रोम और मांस के टुकड़े नहीं लगे होंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कमांडोज टेनिंग की प्रक्रिया, यानी कि होता क्या है, जो चमड़ा होता है उससे मांस को हटाना, वसीय पदार्थों को हटाना, रोम को हटाना, ये जो प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया के माध्यम से की जाती है, टेनिंग कहलाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक उद्योग में, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में। अब केमिकल इंडस्ट्री में क्या काम है कि ये क्या करता है, जो एसिटिक एसिड होता है, जीवाणु क्या करता है, एसिटिक एसिड होता है ना, सिरका जिसे बोलते हैं, तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो बैक्टीरिया होता है ये इसे एसीटोन और ब्यूटेनोन में बदल देता है। अब ये एसीटोन और ब्यूटेनोन काम की चीज है, केमिस्ट्री में केमिकल होता है एसीटोन और ब्यूटेनोन, ये दोनों के दोनों क्या है, काम की चीज है। यानी कि अपन एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसीटोन और ब्यूटेनोन में, ठीक है। किस बैक्टीरिया के द्वारा, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के द्वारा, क्योंकि क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है, एसिटिक एसिड को एसीटोन और ब्यूटेनोन में कन्वर्ट कर देता है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार से जो एरियोबैक्टर जो जीवाणु होता है, एरियोबैक्टर नामक जो जीवाणु होता है ब्यूटायरिक ग्लाइकोल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ब्यूटायरिक ग्लाइकोल का निर्माण करता है। इसी तरह से ब्यूटायरिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है वो ब्यूटायरिक एसिड और एसिटिक एसिड यानी कि सिरके का निर्माण करता है। कौन, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया ब्यूटायरिक एसिड और एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। तो रसायन उद्योग में भी इसका महत्व होता है। इसके बाद बात करते हैं रेशा उत्पादन में, किसका उत्पादन कर रहे हैं, रेशों का, फाइबर्स, ठीक है ना। होता क्या है, रेशा यानी कि रस्सियां वगैरह जिनसे बनती है, जैसे कि जूट और पटसन रेशा उत्पादन के काम में आते हैं। रेशा बनाने वाले प्लांट है कौन कौन से, जूट और पटसन, इनसे क्या बनाया जाता है, रेशा। और रेशों से क्या बनते हैं, आगे रस्सियां बनते हैं, चटाइयां वगैरह बनाई जाती है रेशों से, ठीक है ना, ठीक है, धागे बनाए जाते हैं। तो रेशों से क्या बनती है, रस्सियां बनाई जाती है, ठीक है। तो रेशे के उत्पादन में क्लास्ट्रीडियम और ब्यूटाइटिक जीवाणु जो होता है ना, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइटिक जीवाणु, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। होता क्या है कि जो जूट और पटसन का जो प्लांट होता है उसके तने को इकट्ठा किया जाता है और बंडलों के रूप में इकट्ठा करके उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उनको धो लिया जाता है। इसके बाद नमी वाले स्थान पर उनको रख दिया जाता है। अब वहाँ पर जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइटिक बैक्टीरिया, वो उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अब ये बैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये क्या करता है, वहाँ पर जो तने के जो जितने भी पदार्थ हैं, वहाँ पर कोई सा भी रीजन हो सकता है, तने का कोर्टेक्स है, वहाँ पर तने की एपिडर्मिस है, जाइलम फ्लोएम है, तो उनको क्या कर देता है, उनसे पोषण प्राप्त करके उनको नष्ट कर देता है। लेकिन केवल जो जाइलम मर्दूतक होते हैं, जाइलम जो रेशे होते हैं और जो फ्लोएम रेशे होते हैं, अपन जानते हैं जाइलम रेशे और फ्लोएम रेशे, जाइलम के अंदर जाइलम रेशे पाए जाते हैं जबकि फ्लोएम के अंदर फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। और ये दोनों के दोनों किससे बने होते हैं, दृढ़ोत्की कोशिकाओं से। कौन से प्रकार की कोशिकाएं होती है, स्क्लेरेन काइमेटस कोशिकाएं होती है वहां पर, यानी कि स्क्लेरेन काइमेट टिश्यू से बना होता है जाइलम रेशा और फ्लोएम रेशा। तो वो क्या होता है, उनको ये नष्ट नहीं कर पाते हैं, तो तने को तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन वहां पर रेशे क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, क्योंकि रेशे किससे बने, दृढ़ोत्की कोशिकाओं से, ठीक है। तो रेशे के उत्पादन में लाभदायक है बैक्टीरिया। इसके अलावा एंजाइमों के निर्माण में
तो बेसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया होता है, बेसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया होता है वो कमांडोज एमाइलेज एंजाइम का, एमाइलेज यानी कि शर्करा को पचाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। तो एमाइलेज के उत्पादन में ये एंजाइम है। और एक एंजाइम और होता है प्रोटीएजेज यानी कि प्रोटीन के पाचन करने वाला, प्रोटीन का पाचन करने वाला। इन एंजाइमों के उत्पादन में कौन सा बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया काम में आता है। और फिर हम जानते हैं अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टॉनिक लिखता है ना, अपन जब बोलते हैं उससे कि हमें भूख कम लगती है, भूख कम लगती है तो भूख बढ़ाने का कोई दो, तो वो टॉनिक देता है। अब वो टॉनिकों में क्या होता है, एमाइलेज और प्रोटीएजेज एंजाइम होते हैं उन टॉनिकों में, तो उनको लेने से भूख बढ़ जाती है क्योंकि ये पचाने वाले एंजाइम है जो कि भोजन को शीघ्र पचा देते हैं। तो ये किससे प्राप्त किए जा रहे हैं, बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया का उपयोग करके। कौन से एंजाइम, एमाइलेज और प्रोटीएजेज एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम निर्माण में भी सहायक होते हैं बैक्टीरिया। अब अपन बात करते हैं औषधीय महत्व की, ये तो बात कर ली अपन ने औद्योगिक महत्व की। अब बात करते हैं औषधीय यानी कि जो मेडिसिन इंपोर्टेंस है इसकी, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण। अब एंटीबायोटिक्स पदार्थों के बारे में अपन ने पहले ही बता दिया कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है, तो अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण हम जानते हैं सबसे पहले बनाया गया प्रतिजैविक जो पदार्थ होता है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि बैक्टीरिया के द्वारा सबसे पहला बनाया गया तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्रतिजैविक होता है जो कि किसी अदर बैक्टीरिया या अदर सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। याद है ना, एंटीबायोटिक ऐसी तो होता है ना, एंटीबायोटिक क्या करते हैं, किसी अन्य सूक्ष्म जीव की वृद्धि को या खुद की वृद्धि को जिससे प्राप्त किया उसकी वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये क्या काम करते हैं, प्रतिजैविक सेल वॉल को खत्म कर देते हैं ये सूक्ष्म जीव की, ठीक है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ना वो स्ट्रेप्टोमाइसीज नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है ना। इसके अलावा फिर टेरामाइसिन है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसीज राइमोसस नामक ये एक जाति है स्ट्रेप्टोमाइसीज की, राइमोसस, उससे प्राप्त किया टेरामाइसिन। फिर नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेंडी से प्राप्त किया गया। जबकि टेट्रासाइक्लिन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन का बहुत यूज किया जाता है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिफेसियन से प्राप्त किया गया है। किससे, कौन से बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोमाइसीज ओरिफेसियन से, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 4 तरह की प्रतिजैविक औषधियाँ बताई गई। इसके अलावा विटामिन के निर्माण में, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के विटामिन बनाए जाते हैं, जैसे कि क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। ये बैक्टीरिया राइबोफ्लेविन विटामिन बी का केमिकल नाम है, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन का निर्माण करता है इनकी विटामिन बी का। और इसी प्रकार से ई कोलाई बैक्टीरिया, एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया, याद है ना, बड़ी आंत में पाया जाता है मनुष्य की, वो क्या करता है, विटामिन बी का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो हमारे काम आती है विटामिन बी, सहजीवी के रूप में होता है हमारे अंदर, ठीक है ना। और पाचक एंजाइमों का भी निर्माण करता है, ये एक और काम करता है। अपन को पता है पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना वो मनुष्य की बड़ी आंत के कोलन वाले पार्ट में पाया जाता है, तभी तो कोलाई नाम पड़ा इसका, क्या रखा गया, कोलाई, ठीक है ना। तो कोलन में पाया जाता है, बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में, ठीक है। तो वहां पर क्या करता है, कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अपन खा लेते हैं ना, उनका पाचन करने वाले एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होते, लेकिन ये बनाता है उनको, ई कोलाई बैक्टीरिया उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है। तो हमारे लिए लाभदायक हुआ कि नहीं हुआ। अब इन सरल कार्बनिक पदार्थों को आंत जो होती है ना, बड़ी आंत, वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। फिर वो हमारी कोशिकाओं को मिल जाता है, ठीक है ना, जो सरल कार्बनिक पदार्थ बना है। इसके बाद बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो यहाँ पर पीड़कनाशी, शाकनाशी और खरपतवारनाशी पदार्थों का विघटन करता है। अब ये पीड़कनाशी, शाकनाशी और खरपतवारनाशी क्या होते हैं, याद है। पीड़कनाशी का मतलब तो होता है जैसे कि फसलों पर कीट वगैरह लग जाते हैं, इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं, तो इंसेक्ट वगैरह लगते हैं तो फसलें खराब करते हैं, इल्लिया वगैरह लग जाती है। इसके अलावा शाकनाशी छोटे छोटे हर्बेरियस प्लांट होते हैं। इसके अलावा खरपतवार, वो जो बिना उसके ही, मतलब जो खरपतवार होती है ना, वो उग जाती है फसलों के साथ। कुछ प्लांट्स होते हैं खरपतवार, ठीक है ना, जैसे कि अगर गेहूं की फसल लगा रखी है अपन ने और उसके अंदर सरसों की फसल उग रही है ना, तो वो भी एक खरपतवार का काम करेगा, ठीक है ना। वो प्रतिस्पर्धा करता है मुख्य फसल से, जो अपनी मेन फसल है, ठीक है ना। तो उनको नष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 2,4-D है, डेलापेन है, पैराक्वेट है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि जब इस्तेमाल तो कर लिया अपन ने, लेकिन वो भूमि में पड़े रह जाते हैं। अब जो फसल है वो फसल क्या करती है, उनका जैविक संचय कर लेती है, यानी कि अपने अंदर ले लेती है। तो जब अपन इन खाद्यान्य फसलों को, अपन जब अपने भोजन तक ये खाद्यान्य पहुंचता है, जो ये फसलें
बीज के माध्यम से या किसी माध्यम से अपने पास तक पहुंचती है तो ये पदार्थ भी हमारे भोजन में पहुंच जाते हैं और इनसे बहुत सारी बीमारियां, कैंसर तक हो सकते हैं, इतने घातक पदार्थ होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अब देखो, एग्रोबैक्टीरियम है, स्यूडोमोनास है और क्लास्ट्रीडियम है। ये बैक्टीरिया डेलापेन और पैराक्वेट नामक शाक जो पीड़कनाशी होते हैं, ठीक है ना, शाकनाशी होते हैं। डेलापेन और पैराक्वेट जो कि क्या होते हैं, शाकनाशी, इनको क्या कर देता है, अपघटित कर देता है, ठीक है ना। तो भूमि क्या हो जाती है, बढ़िया अच्छी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वजह से भूमि प्रदूषित हो रखी है, डेलापेन और पैराक्वेट की वजह से, ठीक है ना। और इन पदार्थों का सबसे ज्यादा छिड़काव पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है, तो वहां पर कैंसर के बहुत ज्यादा पेशेंट मिलने लगे हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास और क्लास्ट्रीडियम का उपयोग करके इन शाकनाशियों का, डेलापेन और पैराक्वेट का क्या कर देता है, अपघटन हो जाता है, जिससे भूमि क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से एक्रोमोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है ना, वो 2,4-D नामक पीड़कनाशी को खत्म कर देता है, यानी कि जो कीटों को मारने वाला होता है ना, 2,4-D, DDT वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना, इनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये कीटनाशक होता है। अब भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिकारी होते हैं, नाइट्रिकारी होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले होते हैं, ठीक है। अब जो अमोनिकारी जो बैक्टीरिया होता है, वो जो अमोनिया होता है ना, अब अमोनिया कहाँ से प्राप्त होगी, कुछ जो वहाँ पर जो वसीय पदार्थ वगैरह होते हैं, जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे क्या होता है, अमोनिकारी जो बैक्टीरिया होते हैं अमोनिया को मुक्त कर देते हैं, ठीक है ना। सड़े गले जीवित जो पदार्थ होते हैं, सजीव जो पदार्थ होते हैं, तो अमोनिया मुक्त करते हैं। अब ये जो अमोनिया जो मुक्त हुई, ये अमोनिया भूमि के अंदर उपस्थित कार्बोनेट से क्या क्रिया करके क्या बना लेती है, क्या बना लेती है, अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। अब जो अमोनियम कार्बोनेट है, ये भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है, क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट को कौन ग्रहण करते हैं, पादप कोशिकाएं ग्रहण करती है, पादप जड़ के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसी में आगे देखें कि नाइट्रिकारी बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रिकारी जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं। और जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है, जो किससे बनी है, अमोनिया से, ये आगे जाकर के काम आती है किसके, पादप इनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। और अपन को वैसे भी पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पादपों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। नाइट्रोजन एलिमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता। नाइट्रोजन देखो ना, अमीनो अम्लों में नाइट्रोजन नहीं है, इसके अलावा जो डीएनए वगैरह होते हैं, डीएनए आरएनए, उनके अंदर नाइट्रोजन क्षारक नहीं है। तो नाइट्रोजन जो तत्व होते हैं वो बना के देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब वो अलग अलग पदार्थों के रूप में बना के दे सकते हैं, लेकिन प्राप्ति किसे हो रही है, पादप को, यानी कि फसलों को। तो यहाँ पर देखो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया। तो ये सहजीवी और असहजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं, सहजीवी और असहजीवी। अब जैसे कि सहजीवी बैक्टीरिया की अपन बात करें तो अपन को ये पता है लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में गांठों का निर्माण करते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में गांठों का या ट्यूबर का निर्माण करते हैं, वहां पर रहते हैं सहजीवी बैक्टीरिया। और सहजीवी संबंध पाया जाता है ऐसे बैक्टीरियाओं में। अपन ने पोषण में पढ़ा था ना, इसको तो पढ़ लिया था अपन ने, पोषण में पढ़ा था ना, बैक्टीरिया में पोषण में। तो वहां पर क्या था कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम, ठीक है ना, ठीक है। तो वो पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया भी मृदा में, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, भूमि में स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि सहजीवन नहीं अपनाते हैं, यानी कि पादप में से संबंध नहीं पाया जाता, ट्यूबर बनाकर या गांठ बनाकर वहां पर नहीं रहते हैं। वो क्या है, वैसे ही भूमि में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, भूमि में या एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वहां पर पड़े रहते हैं, जैसे क्लास्ट्रीडियम वगैरह। तो वो स्वतंत्र रूप से वहां पर क्या करते हैं, स्वतंत्र जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते हैं। और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जो होती है वो किसके काम आ जाती है, प्लांट के काम आ जाती है। तो ये ओवरऑल हमने किसकी बात की है, यहाँ पर लाभदायक गतिविधियां अभी चल रही है, ये कृषि के क्षेत्र में अपन ने बात कर ली है। स्टार्ट करते हैं अन्य लाभदायक गतिविधियों को। कृषि के क्षेत्र में पढ़ने के बाद अब अपन बात करते हैं अन्य लाभदायक जो गतिविधियां होती है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मल निष्पादन में, सीवेज ट्रीटमेंट में। तो एक वैज्ञानिक आते हैं आनंद मोहन चक्रवर्ती।
नाम है वैज्ञानिक का, याद रख लेना बच्चों, आनंद मोहन चक्रवर्ती। ठीक है ना, इंडिया के हैं आनंद मोहन चक्रवर्ती। अमेरिका में काम किया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया, स्यूडोमोनास जो होता है ना, स्यूडोमोनास, इस बैक्टीरिया पे रिसर्च की। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया पर, स्यूडोमोनास एक हानिकारक बैक्टीरिया होता है, इस पर रिसर्च की और स्यूडोमोनास का अच्छा वाला प्रभेद तैयार कर लिया। क्या कर लिया, गुड स्ट्रेन तैयार कर लिया। अपन जानते हैं प्रभेद क्या होते हैं, उसी जो स्यूडोमोनास था ना, उसी का अच्छा क्वालिटी वाला बैक्टीरिया जो कि लाभदायक हो। ठीक है ना, तो अच्छा प्रभेद यानी कि सुधरे हुए प्रभेदों का यूज किया। तो स्यूडोमोनास का सुधरा हुआ प्रभेद का यूज किया और एक पदार्थ या यूँ मानो कि एक प्रकार का क्या बना दिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया निर्मित किया और उसे कहते हैं सुपर बग। किसके नाम जाना जाता, सुपर बग के नाम से जाना जाता है। तो सुपर बग को तैयार किया और ये जो सुपर बग होता है वो मल निष्पादन या सीवेज ट्रीटमेंट में काम में लाया जाता है। होता क्या है कि शहरी इलाकों में, नगरीय इलाकों में मल निष्पादन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और पानी की सप्लाई, शुद्ध जल की सप्लाई एक बड़ी समस्या होती है। तो जब वाटर ट्रीटमेंट जब किया जाता है, नालों से आए हुए पानी को शुद्ध करके वापस से यूज करने का जब बारी आती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उस वाटर के अंदर उपस्थित सीवेज यानी कि जो गटर का जो पानी होता है, तो उसके अंदर जो हानिकारक पदार्थ उपस्थित हैं उनको इस सुपर बग के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। यानी कि वो जो जल होता है अशुद्ध जल, उसको सुपर बग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है। और पूरा का पूरा एक वाटर ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके अंदर पूरी प्रोसेसिंग के द्वारा जो वेस्टेज जो पानी था, जो जल था, नगरों से आया हुआ पानी जो था, जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, सीवेज वगैरह जो सिस्टम होते हैं, उनसे आया हुआ जो पानी था, गंदे जो नाले होते हैं उनका जो जल था वो शुद्ध कर दिया जाता है। तो वहाँ पर स्यूडोमोनास के सुधरे हुए प्रभेद का यूज करके सुपर बग बनाया था आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। और इस सुपर बग का प्रयोग किया जाता है जल के ट्रीटमेंट में या फिर अपन कह सकते हैं मल निष्पादन में, सीवेज ट्रीटमेंट में। तो फिर जो जल होता है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं सीवेज वाले वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कीट नियंत्रण में। किसकी बात करते हैं, सेकंड अपना पॉइंट है कीट नियंत्रण में। तो हानिकारक कीटों के नियंत्रण में भी काम में लिया जाता है। नाम आता है बेसिलस thuringiensis का। बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया होता है जो कि कीटों के लिए हानिकारक होता है। होता क्या है, बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन बनती है जो कि दूसरे कीटों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन बनती है। अब ये इस प्रोटीन को अगर कोई कीट खा ले या अपने अंदर भोजन के रूप में ले ले तो उस कीट की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, तो कीट नियंत्रण में भी काम में आता बेसिलस thuringiensis और ये बायोटेक्नोलॉजी में भी इसको यूज में लिया जाता है। इसके माध्यम से ही, बेसिलस thuringiensis के माध्यम से ही किलर कॉटन यानी कि मारक कपास का उत्पादन हुआ था, जो कि इस कपास को खाने पर जो कीट इस कपास को खाता था वो उस कीट की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो कीट नियंत्रण में भी किसका उपयोग किया जाता है, बेसिलस thuringiensis का। इसके बाद बात करते हैं गंगा जल की शुद्धता में। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, कूड़ा करकट गंगा जल में डाल दिया जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थों को भी, मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को भी गंगा जल के अंदर बहा दिया जाता है, अपन को पता है। तो गंगा जल क्या हो जाएगी, गंगा जल जो है, गंगा जो नदी है वो अशुद्ध हो जाएगी। तो वहाँ पर उपस्थित बैक्टीरिया नेचुरली क्या करते हैं, उस गंगा जल की जो है शुद्धता का ध्यान रखते हैं। वहाँ पर जो
बहाकर लाए गए मृत जो कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। कूड़े करकट को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, गंगा जल शुद्ध बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपमार्जक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के रूप में। तो अपमार्जक के रूप में क्या करते हैं, बैक्टीरिया सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को, सड़े गले जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बांट देते हैं, विभक्त कर देते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होती है, जो प्रकृति है वो शुद्ध बनी रहती है। ठीक है, प्रकृति की शुद्धता को बनाए रखते हैं बैक्टीरिया अपमार्जक के रूप में। इसी कारण से बैक्टीरिया को, जीवाणु को प्रकृति के सफाईकर्ता भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रकृति के सफाईकर्ता, प्राकृतिक सफाईकर्ता होते हैं ये, जो कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। किसमें, सरल पदार्थों में। ठीक है ना, तो प्रकृति के सफाईकर्ता के नाम से भी जाना जाता है बैक्टीरिया को। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी में क्या महत्व है। तो अपन ने बताया था कि बेसिलस thuringiensis कीटनाशक जैसे कि किलर कॉटन बनाई थी ना, ठीक है ना, इसी प्रकार से एक और बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है ना, वो बैक्टीरिया के माध्यम से ही मानी जाती है। किसके माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से। वहां पर जो बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित जो प्लाज्मिड होता है ना, वो वाहक का कार्य करता है, जो किसी वांछित डीएनए की क्लोनिंग करने में सहायक होता है। अब जब बायोटेक्नोलॉजी अपन पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि वहां पर कोई वांछित डीएनए खंड किसी पादप का या किसी जंतु का हो सकता है, जिसको अपन को किसी दूसरी कोशिका में प्रवेश कराना होता है। तो किसके माध्यम से होता है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड किसका कार्य करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी में भी किसका महत्व होता है, बैक्टीरिया का। अब अपन बात करेंगे बैक्टीरिया की हानिकारक गतिविधियों की। क्या क्या हानिकारक गतिविधियां हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन विषाक्तता, यानी कि ये क्या करते हैं, जो फूड होते हैं, फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, और एक प्रकार की प्रोसेस भी पैदा करते हैं डिब्बा बंद खाद्य सामग्री में। पहले भी आ चुकी है बात, बोटुलिज्म। ठीक है ना, बोटुलिज्म एक प्रक्रिया होती है, उसको करते हैं बोटुलिज्म को, और इसमें काम में आता है बोटुलिज्म की जो प्रोसेस होती है, उसमें अपन को याद है क्लास्ट्रीडियम बोटिलिनम एक बैक्टीरिया होता है ना, क्लास्ट्रीडियम बोटिलिनम। ठीक है ना, और माइक्रोकोकस ओरियस, याद है, याद आ गया, लिनम, और एक और होता है माइक्रोकोकस। ठीक है ना, माइक्रोकोकस ओरियस नामक बैक्टीरिया। ये डिब्बा बंद खाद्य सामग्री में, यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, और उस डिब्बाबंद खाद्य सामग्री को खराब कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं, और ऐसे विषाक्त भोजन को खाने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे पदार्थ रिलीज किए जाते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र को और मनुष्य की जो कोशिका होती है उसके केंद्रक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब केंद्रक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कोशिका का कंट्रोल रूम होता है केंद्रक, तो केंद्रक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो क्या होता है, वहां पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बोटुलिज्म कहलाती है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, क्लास्ट्रीडियम बोटिलिनम और माइक्रोकोकस ओरियस के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं जल प्रदूषण। तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और ये ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो गंदे नालों का जो जल होता है वहां पर पाए जाते हैं, जैसे कि विब्रियो कोलेरी। ये क्या करते हैं, ऐसे पानी को पीने से हमारे अंदर क्या हो जाता है, हैजा रोग हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें साल्मोनेला टाइफी। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं, गंदे जल में। ठीक है ना, तो होता क्या है, इस जल को पीने से टाइफाइड, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी से क्या होगा, टाइफाइड रोग हो जाता है। इसके बाद बात करें जैविक हथियार के रूप में भी काम में आते हैं। तो एक देश जब दूसरे देश पर हमला करता है, अपन जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के तोप, टैंक, जो भी है, मिसाइल, इनका यूज किया जाता है, लेकिन जैविक हथियार के रूप में भी किसका यूज किया जा सकता है युद्धों में, किसका, बैक्टीरिया का। और यूज हुआ भी है। एंथ्रेक्स जो रोग होता है ना, एंथ्रेक्स रोग, ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस।
कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के द्वारा। तो एंथ्रेक्स रोग हो जाता है पशुओं के अंदर और एक महामारी के रूप में रोग होता है। तो उस क्षेत्र में या जिस देश के ऊपर इस बैक्टीरिया को डाल दिया जाए, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया को डाल दिया जाए तो वहाँ की जो मवेशी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। अब जब मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, निचले स्तर पर आ जाएगी। तो इस तरह से भी एक देश को दूसरा देश बर्बाद कर सकता है, ठीक है ना। तो जैविक हथियार के रूप में भी काम में। इसके अलावा विनाइट्रिकारी बैक्टीरिया भी होते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था नाइट्रिकारी बैक्टीरिया और सहजीवी वाले बैक्टीरिया को पढ़ा था। तो वो क्या करते थे, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते थे। लेकिन उन बेचारों ने तो बदला अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में, और ये विनाइट्रिकारी जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो उल्टा काम कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट वहां पर भूमि में है उनको वापस से अमोनिया में बदल देते हैं, और अमोनिया तो कुछ काम की होती ही नहीं है, तो स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं या अमोनिया में बदल देते हैं। तो ये हानिकारक हुआ ना विनाइट्रिकारी बैक्टीरिया, जिससे क्या होगा, भूमि की उर्वरक क्षमता यानी कि फर्टिलिटी जो होती है सोइल की वो कम हो जाती है। अब ये विभिन्न प्रकार के रोग भी पैदा करते हैं, कौन? बैक्टीरिया। तो यहाँ पर पादप रोग और मानव रोगों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु है और यहाँ पर रोग के नाम है। तो जेंथोमोनास सिट्राई नींबू का सिट्रस कैंकर रोग पैदा करता है। इसको तो अपन को पढ़ना यूनिट 5 के अंदर प्लांट पैथोलॉजी में। तो जेंथोमोनास सिट्राई जो बैक्टीरिया होता है नींबू का सिट्रस कैंकर रोग पैदा करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस सेब और चुकंदर में क्राउन गोल रोग पैदा करते हैं। होता क्या क्राउन गोल रोग के अंदर क्या होता है, गांठें बन जाती है तने और जड़ों के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ जाती है सेब और चुकंदर में। इवर्निया एमाइलोविरा ये अंगमारी रोग पैदा करता है सेब और नाशपाती में, ठीक है ना। अंगमारी रोग में क्या होता है, जो फल होता है ना उस पर धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना, लस लसे धब्बे पड़ जाते हैं। इसको कहते हैं ब्लाइट डिजीज, अंगमारी रोग। इवर्निया एराइडी इसके द्वारा मूली टमाटर गोभी का गलन रोग होता है। रोट रोग हो जाता है, रोट रोग, ठीक है ना। और ये रोट रोग होता है जड़ों के अंदर, डंपिंग ऑफ रोग के नाम से भी जाना जाता है। डंपिंग ऑफ होता क्या है कि जब मूली टमाटर और गोभी का जब छोटा सा पौधा होता है ना, नवोद्भिद यानी कि अभी बना ही है ना बेटा, सीडलिंग जिसे बोलते हैं नवोद्भिद, उसकी जो जड़ होती है ना उस पर अटैक करता है ये इवर्निया एराइडी। और जैसे ही अटैक करता है यहाँ पर, अटैक करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये जो प्लांट है वो क्या झुक जाता है, ठीक है ना। और फिर झुकने के बाद ये ग्रोथ नहीं कर पाता, तो इसको ही कहते हैं डंपिंग ऑफ की क्रिया। और ज़्यादातर ये जो डंपिंग ऑफ की जो क्रिया है, गलन रोग की क्रिया है या रोट डिजीज है, वो कवक के द्वारा शो होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे कि इवर्निया एराइडी इसके द्वारा भी शो की जाती है, क्योंकि जड़ों का ये नाश कर देता है। जड़ों का नाश हो जाएगा तो नवोद्भिद या सीडलिंग क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें स्यूडोमोनास सोलेनी, देखो स्यूडोमोनास सोलेनी सीरम, ठीक है ना, ये आलू बैगन व खीरे में मलानी रोग पैदा करता है, ठीक है ना। पत्तियां सिकुड़ जाती है, बोना रह जाता है प्लांट, ठीक है ना। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। मानव रोगों की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है वो कौन सा रोग पैदा करता है, कुष्ठ रोग। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग यानी कि टीबी का रोग पैदा करता है। विब्रियो कोलोरी दूषित जल में पाया जाता है, हैजा रोग पैदा करता है। साल्मोनेला टाइफी दूषित जल में टाइफाइड रोग पैदा करता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी टिटेनस रोग पैदा करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़े बहुत रोग आपको याद रख लेने हैं। अगर आप बात कर रहे हो कि जंतु रोग भी तो होता है, तो बेसिलस एंथ्रेसियसिस, ठीक है ना, बेसिलस ठीक है ना, एंथ्रेसिस, ठीक है, एंथ्रेसिस, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया एंथ्रेसिस रोग पैदा करता है, एंथ्रेसियसिस होता है ये ना, ठीक है ना, एंथ्रेसियसिस। तो ये क्या पैदा करता है, एंथ्रेक्स रोग, ठीक है ना, एंथ्रेसिस ही होता है ये, ठीक है ना, एंथ्रेसिस। कौन सा रोग पैदा करता है, एंथ्रेक्स रोग। मवेशियों में कौन सा रोग पैदा करता है, एंथ्रेक्स रोग। इसके बारे में तो बताया था मैंने कि जैविक हथियार के रूप में यूज भी किया गया था इसका, एंथ्रेक्स रोग का, ठीक है ना, किया गया था एक क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए। तो बेसिलस एंथ्रेसिस का यूज किया जाता है जो कि एंथ्रेक्स रोग पैदा करता है मवेशियों के अंदर। तो ओवरऑल अपन ने बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व इस लेक्चर में पढ़ लिया है।